Hey guys, good morning. I welcome you all to Exam Shala. This is your educator Sutan Gupta. So आज हम लोग टेंस के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाली है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा टेंस में, बहुत सारे लॉजिक्स जाने, रीजंस जाने, क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है। तो पिछले सारे वीडियोस देखिए जाके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो लाया हूँ मैं, आपका एजुकेटर। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन आप जरूर हमको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। याद रखिएगा, यहीं पे हम अपने सारे पीडीएफ शेयर करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल भी हम लोग अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं। टेलीग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा, एग्जामशाला इंडिया नाम से है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, फेसबुक में भी सारी अपडेट्स मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम में भी, जहां हमारे लगभग 16,500 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लिखा है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपको मेरा पास्ट इंडेफिनिट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला लेसन याद है, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको एक बात बताई थी पॉइंट ऑफ टाइम की। देखिए, अलार्म बजता है, आप सवेरे का अलार्म लगाते हो 5 बजे का और आप उठते हो 9 बजे, लेकिन जो अलार्म बजने का टाइम है वो एक फिक्स टाइम होता है। वो एक ड्यूरेशन के लिए नहीं होता कि मैं 9 बजे से 12 बजे तक मेरा बज रहा है। वो एक फिक्स टाइम है। उसी तरीके से बंद होने का टाइम भी उसका एक फिक्स है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपने उतनी देर तक उसको बजने दिया, तो फिर वो एक ड्यूरेशन की बात हो जाती है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, ठीक है। तो जब बात पॉइंट ऑफ टाइम की आती है तो हमको व्हेन, बिफोर, आफ्टर जैसे वर्ड्स मिलते हैं और ये हमको बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस या ऐसे शब्द जिस भी सेंटेंस में आते हैं वो हैड नहीं लेते, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे जो एरर बन गई वो क्या बन गई, हैड की। तो यहाँ पे हमको हैड ड्रॉप करना पड़ेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए क्वेश्चन को देखने के। बाकी की चीजें आप जाके लेसन्स में जरूर देखिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अटेम्प्ट जरूर करते जाना। क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूरा पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि सिर्फ एक बात नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ूंगा। चलिए, और जो लोग ये सोच के आए हैं कि मैं बस आंसर बता दूं, तो आप लोग वीडियो मत देखो, पूरा समझो क्वेश्चन कैसे टैकल होता है, उसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिविजन। क्वेश्चन है, लिखा है, नाउ अ डेज ही टीचेज इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर अ मंथ्स लीव। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज तो ये कि जब नाउ अ डेज लगा है तो आजकल की बात हो रही है, और जब भी आपको नाउ अ डेज एंड दीज डेज ऐसे वर्ड्स मिल जाए तो आगे वाला जो पार्ट होता है या इससे जुड़ा जो क्लॉज होता है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में लेके जाते हैं, ठीक है। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि सर वो आजकल की बात है। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में रखता हूँ तो ऐसे सेंटेंस फिर हैबिट दिखाना शुरू कर देते हैं, उसके उसी प्रोफेशन की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में समझें, अगर मैं आप मान लीजिए कि मैं मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं, तो क्या इससे ये बात प्रूफ होती है कि मैं मैनेजर ही हूं? नहीं ना, हो सकता है मैं किसी दूसरे की जगह काम कर रहा हूं। लेकिन हाँ, जब बात इस तरीके से वर्ब रख दी जाए इंडेफिनिट में, तो ये दिखता है कि मैं ही हूं उस काम को करने वाला, ये मेरा प्रोफेशन है। याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया था ये बात आपको बताई थी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश फैकल्टी, जीएस फैकल्टी, रीजनिंग फैकल्टी, सर गलत होता है। टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरीके से क्या होता है, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश होता है। ऐसा नहीं बोलना इंग्लिश फैकल्टी, गलत है। वो बोलचाल में बोला जाता है बट ग्रामेटिकली गलत है। इज माई पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब ये इंग्लिश फैकल्टी क्यों नहीं बोला जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, ऑफ लगा के हम किसी चीज़ का पोजीशन दिखाते हैं। जब हम ऑफ नहीं लगाते, सिंपली 2 नाउन को जोड़ देते हैं, तो या तो एक एडजेक्टिव बनने का काम करता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर लिखा है, तो इसे ग्रामर ऑफ इंग्लिश तो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो जो ग्रामर है वो इंग्लिश से निकल के आई है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से निकल के आए तो हम लोग वहाँ पे ऑफ को नहीं लगाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये लॉजिक होता है इसके लगाने का। बाकी डिटेल की बातें मैं आपको नाउन में बताऊंगा।
आगे आते हैं। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो आगे मेरी हैज लगी। मंथ्स लीव, देखिए मंथ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। जब मंथ की बात आ जाए, यूनिट की बात आ जाए, डे की बात आ जाए, ठीक है, तो हम ऐसी जगह पे अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से 4 बातें बताई, ध्यान देना, आपने थोड़ा बहुत नाउन जरूर पढ़ा होगा। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, जरूर मैं कुछ 20-22 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, बट इस 20-22 क्वेश्चन से आपका बहुत कुछ रिलेट होगा। मेरी आदत नहीं कि सिर्फ आंसर दिए और चले गए, समझेंगे क्वेश्चन टैकल कैसे होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिसेप्टलाइज द प्रेजेंट कमिटी। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे एक वर्ब यूज हुई है अपीयर। ठीक है, एक बात बताता हूँ, प्रतीत हो रहा है हिंदी में अगर बात करी जाए, मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी जहाँ पे हमने सेंसेस की बात करी थी, हियरिंग की बात करी थी, इमोशंस की बात करी थी। तो मैंने वो बोला था कि ऐसी वर्ब्स मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ठीक है, जैसे लाइक, लव, अपीयर। ठीक है, तो इनको हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने आपको फील के भी एग्जांपल्स दिए थे, याद आ रहा होगा, पूरा वीडियो जाके देखो। हैज और हैव को भी बताया था और हैविंग भी बताया था कैसे यूज होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसी वर्ब्स मिले तो इसे इंडेफिनिट में रखना। और हिंदी में बात करें तो कैसे बोलते हैं, यार मुझे ऐसा लगता है, हम बोलते हैं हम मुझे ऐसा लग रहा है। भाई ये क्या, कितना लग रहा है, मतलब कोई क्वांटिटी है क्या? नहीं ना, तो याद रखना। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इट अपीयर्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, दैट यू आर ट्राइंग टू डिसस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमिटी। ठीक है, क्या आप क्या कर रहे हैं, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कमिटी को। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्दो ही हैड वर्कड हार्ड, ओके, and was understanding much about the subject as I did, he failed to get a second class in the examination। सर जी बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से पढ़िएगा। Although he had worked hard and was understanding much about the subject, क्या एरर इस सेंटेंस में हो सकती है? सोचिए जल्दी से। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझे, उसने बहुत मेहनत करी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज अंडरस्टैंडिंग क्या सही बैठेगा? अगर आपको याद हो, पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट लेके आते हैं। ठीक है, वह जान रहा था, कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट, और सीधी सी बात है, जब वो परफेक्ट तो आगे वाला कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, नहीं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो सर जी इसको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखते, कहाँ रखेंगे? एंड अंडरस्टूड मच अबाउट। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट में रह रहा है, इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसके हिसाब से सेंटेंस अलग होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एज आई डिड, बिल्कुल जैसा मैंने किया था, तो यहाँ पे वो सही होगा। डिड वाला पार्ट मैं आपको समझा चुका था कि डिड सेकेंड फॉर्म होती है। आई होप क्लियर है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करते जाइए, जोड़ते जाइएगा चीज़ों को। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस से पूछता है, अदरवाइज फिर वो कंडीशन देगा आपको और उस कंडीशन पे काम करेगा। चलिए हम आगे आते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस वॉज कंसीडर्ड सही होगा? दिमाग लगाओ और सोचो। देखिए एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, अगर इज एम आर वॉज वर याद हो तो उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है, तो जिसमें सब्जेक्ट एक एक्शन करता है। ठीक है, जब एक सब्जेक्ट एक्शन करता है तो फिर मुझे आईएनजी लगाने की जरूरत है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। लेकिन जब बात ऐसे आई, द मिनिस्ट्री वॉज कंसीडर्ड, मतलब मिनिस्ट्री को कंसीडर किया गया तो सही हो सकता है, लेकिन आगे जैसे ही देखा, सेवरल प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो कहानी थोड़ी सी गलत हो गई। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई मिनिस्ट्री के ऊपर तो काम नहीं किया गया है, मिनिस्ट्री ने काम किया है, और जब मिनिस्ट्री ने काम किया है तो फिर मुझे यहाँ से वॉज ड्रॉप करना पड़ेगा।
ये पैसिव वाला पार्ट बनता है। देखिए बैंकिंग में पैसिव डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे एसएससी में क्या होता है कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आप उनको टैकल करते हैं, बट बैंकिंग में ये नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जरूर पैसिव एक्टिव पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। 10 अभी तक पढ़ाया, लेकिन इसके लिए मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बढ़ाया था। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। आप बेसिक के लेक्चर देखिए, मैं प्रैक्टिस पे आप आए हूँ। आप सोचिए मैंने आपको अभी तक कितना कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है, आपको कितना कुछ पढ़ाया होगा। तो चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून। पास्ट में सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है, ओके। तो रेस्ट इन द पार्ट आफ्टरनून आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो मतलब आगे की भी कहानी है, फिर वो स्कूल से आते थे। बट माई सन सीम्स टू हैव एन इनऑक्सॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्ट होता है, इसका अपोजिट क्या हो गया, ऑफ कोर्स इनएग्जॉस्टिबल हो गया, ठीक है। एक छोटी सी बात ध्यान दो, पास्ट हैबिट्स की बात हो रही है, पास्ट इवेंट्स की बात हो रही है, बट यहाँ पे जब बात आई आगे बट कंजंक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीम्ड होना चाहिए। एक बात ध्यान दिलाता हूँ, मैंने आपको एक कंजंक्शन में सिखाया था, जब भी आप कंजंक्शन यूज करते हो, बट एंड और कुछ याद आ रहा है, तो आपकी सेम ग्रामेटिकल प्रोफाइल होनी चाहिए। मतलब अगर पहले वाला पार्ट पास्ट में है तो आगे वाला पास्ट भी पार्ट में होगा। हाँ, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो मुझे पता है, मैंने आपको भी सिखाया है कि फिर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ और इवेंट्स की भी बात होती है, वो प्रेजेंट में सिनेरियो है या क्या है, वो भी मुद्दा है। बट एक जनरल अप्रोच क्या कहता है, यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लॉज जुड़ रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट अच्छा नहीं है कि आप कह दो वो पास्ट में है इसलिए आगे वाला भी पास्ट में होगा, ऐसा क्यों होगा। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ कि पहले वाला पार्ट पास्ट में है या बाद वाला पार्ट पास्ट में है और मैं उसको प्रेजेंट में ले जाऊं। लेकिन अब हम लोग ना सर पास्ट में आगे पास्ट का, तो ऐसे थोड़ा होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सीम्ड होगा, पहली चीज एक कंजंक्शन है, दूसरा सारे के सारे इवेंट पास्ट में चल रहे हैं, इसलिए मुझे आगे की हैबिट भी पास्ट में दिखानी पड़ेगी, और उसका रीजन ये कंजंक्शन है। बेसिक्स याद करो कंजंक्शंस के, पढ़ना है फिर कहते हो कि सर वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन गलत होने का रीजन यही है कि हम लोग ना ये समझने की कोशिश नहीं करते कि भाई क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, बस वो रट लिए चीजें क्योंकि सुन ली है कहीं पे देखा है। ऐसा होता है, अक्सर लोग कहते ही हैं कि सर वो देखा था, सुना था, कहाँ सुना था पता नहीं। आगे क्वेश्चन आते हैं। रोहन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक। बैक एक मतलब पीठ का दर्द, एक लग जाए इसका मतलब दर्द होता है, ठीक है। जिस तरह से हेड में एक लगा हो हेड एक, बैक एक मतलब पीछे का, अच्छा लोअर बैक एक बोल दे तो कमर के नीचे के हिस्से का दर्द बोलते हैं, ठीक है। तो एक मीन्स दर्द होता है, पेन मत लगा देना। अच्छा एक बात बताओ, फिर पेन और एक में क्या डिफरेंस है। आओ, रोहन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक सिंस मंडे एज ही हैज बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 8 आवर अ डे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट, जो कि आप नहीं है, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो गलती कर देता है। जैसे रोहन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक, यहां तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मुझे सिंस दिखा, मंडे लगा, तो मुझे कुछ ड्यूरेशन याद आई, और जब मुझे ड्यूरेशन याद आई तो मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पे इज ड्रॉप करना पड़ेगा। एक तक तो सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ सिंस ने आते ही कंफ्यूजन किया, तो यहाँ पे रोहन के बाद मुझे क्या लगाना है, रोहन सिंगुलर है तो मैं हैज लगा सकता हूँ या हैड लगा सकता हूँ, लेकिन आगे की कहानी प्रेजेंट में चल रही है तो सीधी सी बात है कि मुझे हैड नहीं हैज ही लगाना है। याद रखना हैड भी हो सकता है अगर मुझे पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, ठीक है। एक नजरिए से क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन को पूरा करो। कुछ महान हस्ती होशियार टाइप की प्रजाति होती है, बीच में पाई जाती है हमारे, वो क्या करती है, वो सेंटेंस का आगे का हिस्सा देखेगी टिक, और बाहर जाते जाते गलत। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ही आधा देखा है, तो गलती तो होगी ही। ऐसे थोड़ा होता है तुम कुछ भी कर लोगे। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, क्योंकि आगे वाला पार्ट देखो ना, ही हैज बीन वर्किंग, जब यहाँ पे ही हैज बीन वर्किंग की बात कर रहा है तो भाई ये क्या है, 8 आवर्स अ डे ड्यूरेशन की ही तो बात होगी। बात समझ में आ गई? कभी किसी दिन से तो होगा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा भाई, 8 घंटे कई दिनों से काम कर रहा है तो कोई तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पे, फॉर लगा है यहाँ पे, और न्यूमेरल बताया था मैंने, कुछ याद करो। जब न्यूमेरल लग जाए, समझे, तो फॉर लगाते हैं, याद करो, बहुत साल पहले बात बताई थी।
अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल रेड गाउन द यंग लेडी eagerly waits for her husband to return so that she could cut the cake। एक बात बताइए छोटी सी, ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल रेड गाउन, ठीक है, मतलब ड्रेस थी अच्छे से, उसने रेड गाउन पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत था। यंग लेडी ईगरली वेट्स, यहां तक थोड़ी अटपटा नहीं लग रहा? देखो, दैट शी कुड कट द केक, मतलब वह केक काट सकती थी या काट सके, पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। याद रखना, कैन कुड मे माइट की जब बात करते हैं तो एबिलिटी की बात करता है, और कैन कुड मे माइट के साथ कभी भी एबल नहीं लगाते। मैंने वर्ब में इस बात को समझाया था मॉडल वर्ब्स के अंदर, ठीक है, जब मैं इसके बेसिक्स बता रहा था। और फिर यहाँ पे ड्रेस्ड, मतलब ये भी पास्ट की बात है। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए, अगर सिर्फ ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल रेड गाउन है ना, तो भाई ये पार्ट भी प्रेजेंट में हो सकता था कि वह अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, ठीक है, मतलब अच्छे से कपड़े पहनकर वह अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन आगे की बात जब आई ना, सो दैट शी कुड कट द केक, तो कहानी गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ से वेट हटेगा, ठीक है, क्या लगा दें? वेटेड लगा दो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि पास्ट में इस वजह से भी कह सकते हो। फिर वो आसान तरीका वो जो हम कह के निकल लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, तो हम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वेट्स नहीं होगा। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और आता हूँ मैं 9th में, और ये रहा हमारे सामने 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको आंसर तुरंत मिलेंगे। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या एरर है। आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे, भाई बर्थडे कुछ याद आ रहा है? पार्ट ऑफ द डे, बर्थडे, इवेंट, एनिवर्सरी, मैरिज, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं, तो हम सिंस लगाते हैं। और जब हम सिंस लगाते हैं, याद आ रही होंगी सारी बातें, और जब हम सिंस लगाते हैं तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, आई के साथ हम हैव को यूज करते हैं, और हम बीन लगाएंगे, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वे स्टेट दिखाएंगे। आई हैव बीन क्यों होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको लॉजिक दिया था, हैव के साथ बीन आता है तो आईएनजी फॉर्म क्यों आती है, और मैंने ये इवेंट भी आपको दिया था कि बीन कब नहीं आता है। आई होप ये बातें क्लियर हैं। मैं आता हूँ आगे, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 10वां। मैं आपको 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद हम लोग इसका एक और पार्ट लेंगे और उस पार्ट में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आगे, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सर जी बताइए इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? अगर याद करो, कंडीशनल पार्ट बस 2 दिन पहले पढ़ाया था। अगर कंडीशन पार्ट में जाते हैं तो इफ के साथ आप सब्जेक्ट यूज करते हो और उसके बाद वर्ब हैड का यूज किया जाता है, कि याद रखना। अच्छा एक बात और बताता हूँ, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हैड लगा दिया जाए ना, तो ये भी कंडीशन दिखाने का काम करता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान देना। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, इफ आई वुड हैव नहीं होगा, इफ ही हैड होगा, क्योंकि फादर के साथ आप लगा ही चुके हो। अच्छा ये भी हो सकता है, आप कर दो इफ ही हैड वर्कड हार्डर, ओके, और हिज फादर उसके बाद रख दो, मतलब पहला वाला पार्ट रख दो इफ के साथ एग्जामिनेशन तक, और उसके बाद हिज फादर रख दो, तो भी ये सेंटेंस सही होगा। आई होप क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये रहा आपके लिए। ईशा वॉज वर्कड इन दिस फर्म सिंस 3rd जनवरी। देखिए कितना निहायती और बकवास क्वेश्चन है। आप कहोगे तो फिर रखा क्यों है? रखा इसलिए कि आप लोग समझ पाओ भैया इवेंट किया गया है या इवेंट हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, बाकी पूरी बात आप बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ईशा वॉज वर्कड, सबसे पहली चीज, ईशा पे काम किया गया है क्या? नहीं किया गया, तो एक बात तो तय हो गई कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है। ईशा वॉज वर्कड, चलिए तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? ईशा वर्कड इन दिस फर्म सिंस 3rd जनवरी और ईशा हैड बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस 3rd जनवरी। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद की बात मैं कमेंट में बात करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसकी एरर जल्दी से, ठीक है।
मैंने ये बता दिया पार्ट ए में एरर है, आगे की कहानी आप बताएंगे। 12 में आते हैं। 12 क्वेश्चन आपके सामने रहा। सुरेश बाबू, मैं सुरेश प्रभु नहीं लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 is a well-known scholar of history and a distinguished magician। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से बताओ, इस सेंटेंस में क्या एरर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें आपको एरर इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे हु इज लिविंग सही होगा क्या? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो सकती है, मैं अगर आपको कॉन्टेक्चुअली समझूं, वैसे तो मुझे यहाँ पे हैज़ बीन लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब एक इवेंट ऐसा है कि वो पहले कहीं रहते थे, अब आप बता रहे हो वो जिंदा आज भी हैं, अब वो दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन वो बताते यार ये पहले यहाँ रहा करते थे 1950 से लेके, कॉन्टेक्स्ट की बात है, मतलब वो क्लियर है उसके सामने 1955 से 2000 तक यहाँ रहते थे, अब वो तुम्हारे मोहल्ले में रहते। अगर एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है और जिंदा आज भी हैं तो आप हेड भी लगा सकते हो उस इवेंट पे, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं देता है, क्योंकि हम रिटन इंग्लिश में जब आते हैं तो हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, वो कॉन्टेक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि आप कैसे कह सकते हो जब पूरी बात लिखी ही नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ा मान लोगे, और हर कोई नहीं मान सकता। तो इस बात को याद रखना, स्पोकन इंग्लिश में आपको चीज़ कंफ्यूज कर सकती है। ये ऐसी बातें भी मैंने आपको टेंस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करी थी, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात छोटी छोटी सी है, सेंटेंस को उठा के पास्ट में भी रखा जा सकता है, क्वेश्चन को देखने का अपना एक तरीका होता है। चलिए आगे आते हैं। 13 क्वेश्चन है, अ बाइंड इन ए हैंड आर वर्थ टू इन द बश। तो बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, बहुत छोटा सा है, बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। पहले पार्ट में एरर है, दूसरे पार्ट में एरर है, या तीसरे पार्ट में एरर है, जल्दी से बताओ, बताइए। छोटी सी बात बता देता हूँ, इसके सी पार्ट में एरर है। अब ये क्या एरर है ये आप मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो इसको आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद हम आते हैं, 2 क्वेश्चन और है आज के वीडियो के लिए, और क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपके लिए एक और पार्ट इसमें लेकर के आऊँगा, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पे भी बात हो सकती है, एरर पे भी बात हो सकती है, क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करिएगा। लिखा है व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ पे समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट पूरा पूरा काम करने लगता है, कैसे करता है बताता हूँ। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई थिंक टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर। यहाँ इंग्लिश जो काम करती है ना, ये फ्रेजेस में भी काम करती है, समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू, देखा जाए तो आई वांट टू टेल यू अपने आप में एक पूरा पार्ट है, लेकिन जब इसके साथ व्हाट लगा तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और ये सब्जेक्ट अब क्योंकि ये सिंगुलर है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वह यह है कि, तो यहाँ पे ये इज क्या बन गया, इज यहाँ पे सिंगुलर जाएगा। ये इज किसके लिए लगा है, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। दैट आई थिंक टू लीव दिस जॉब, समझिएगा, मैं सोचता हूँ, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैबिट दिखाने की कोशिश करता है, या रिपीटेटिव एक्शन की बात करता है, डेली रूटीन की बात करता है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। इसलिए यहाँ पे आई थिंक ना करके आई एम थिंकिंग और आई वॉज थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि भाई मैंने प्रेजेंट में बात करी है तो आई वॉज थिंकिंग तो होगा नहीं, और आई ऑफ थिंक तो हो ही नहीं सकता। हैव के साथ क्या करोगे, हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो। कुछ महान हस्ती कहेंगे नहीं सर फर्स्ट फॉर्म भी आती है, तो फिर सर ये जो हैव है ना, समझो पहले वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये जो हैव है ना ये बनेगी मॉडल वर्ब और आगे वाला बन जाएगा नाउन, ठीक है, तो वो अलग तरीके से जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आई एम थिंकिंग होगा, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और बताता हूँ, कॉमा लगा के हम लोग फ्रेजेस में बात करके या कंजंक्शन को जोड़ के फ्रेजेस में बात करके भी अपनी पूरी बात करते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, जस्ट वेटिंग फॉर माय सन, आई विल मीट हिम देन गो टू माय होम। ये स्पोकन इंग्लिश में से बहुत बात होती है, ठीक है। रिटन में भी आजकल इसका काफ़ी यूज़ देखे जाते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये रहा आपके सामने। वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, मिल गया आपको आंसर, बट वी नेवर नो दैट इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंग्लिश। समझने की कोशिश करिए, 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ।
यहाँ पे सीधी सी बात है फॉर लगा है और फिर यहाँ पे न्यूमेरल लगा है, और जब न्यूमेरल लगा है तो फॉर का यूज़ सही है। लेकिन जब ये फॉर का यूज़ सही है तो मुझे समझ में आया कि पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और जब पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब वी लगा है तो यहाँ पे आप हैव बीन की बात करोगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, कुछ लोगों के दिमाग में है सर इंग्लिश के साथ दा थोड़ा होता है, ऐसा कैसे, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझो। जब भी आपको एक ऐसा शब्द दिखे तो सर ये होता है एक्चुअली एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ अब दा लगाते हो तो ये पूरी की पूरी रेस को दिखाने की कोशिश करता है, द इंग्लिश, द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी मतलब क्या हो गया, इंग्लिश पीपल, ठीक है, ये पूरा मीनिंग होगा उसका। तो ये याद रखना, वो प्रॉपर नाउन के साथ दा लगने से सेंस बदल जाता है, एक्चुअली वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, तो ये वाली बात हो गई। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, बताइए, यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, हैज़ बीन या हैव बीन? हैव बीन ही लगाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हैड बीन, नहीं सर हैड बीन नहीं लगाएंगे, इस्टेब्लिश हुआ था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात इस पूरी प्रेजेंट की बात करी, तो इस बारे में मैंने बातें करी हुई हैं कि सेंटेंस का प्रेजेंट का और का पास्ट का कॉन्टेक्स्ट देखता है। खैर, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं एग्जामशाला के सारे हैंडल्स पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे एग्जामशाला इंडिया।